हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक के पहले खंड यानी हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, इस खंड क से यानी टोटल 3 खंड है और इस खंड क से हम करने वाले हैं साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। ठीक है, तो ये वाले शीर्षक को हम MCQs फॉर्मेट में देखने वाले हैं और कोशिश करूँगी कि ये जो पूरा टॉपिक है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा वो आदिकालीन हिंदी गद्य पे होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। तो खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप व विकास, इसमें टोटल 19 शीर्षक हैं, जिसमें जो पहला शीर्षक है वह है साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। तो इस सेक्शन से हम रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रश्नों को देखने वाले हैं और जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो इसी सेक्शन से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पहले इस वाले सेक्शन को पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ MCQs लगाइए। अदरवाइज़ आप पहले MCQs लगा लीजिए और जब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको फिर याद रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से काम करना है, यानी आपको किताब और ये MCQs दोनों लेकर बैठना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है साहित्य किसकी अभिव्यक्ति है। तो पहला प्रश्न है साहित्य किसकी अभिव्यक्ति है। ऑप्शन है समाज की स्थिति है, बी मानव चेतना की स्थिति है अभिव्यक्ति है, सी विज्ञान की खोज की अभिव्यक्ति है, या डी राजनीति का स्वरूप यानी इसकी अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साहित्य जो है वह मानव चेतना की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुभूति का संबंध किससे है। पहला है बौद्धिक शंकाओं से, दूसरा है हृदय की संवेदनशीलता से, तीसरा है तर्कों की श्रृंखला से और चौथा है डी भाषा रचना से। तो अनुभूति का संबंध किससे है, आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हृदय की संवेदनशीलता से। अनुभूति का संबंध किससे है, हृदय की संवेदनशीलता से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव जीवन के विकास क्रम में प्रारंभ में कौन सा तत्व अधिक सक्रिय था। पहला ऑप्शन है चिंतन, दूसरा अनुभूति, तीसरा तर्क और चौथा है नीतियाँ। आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मानव जीवन के विकास क्रम में प्रारंभ में कौन सा तत्व अधिक सक्रिय था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभूति, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुभूति की सामान्य अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है। ऑप्शन है ए गद्य, बी छंद, ऑप्शन सी पद्य, ऑप्शन डी तर्क। अनुभूति की सामान्य अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुभूति की सामान्य अभिव्यक्ति पद्य में। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। पद्य में इसकी अभिव्यक्ति हुई है अनुभूति की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है चिंतन की सामान्य अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है। इससे पहले हमने क्या देखा कि अनुभूति की सामान्य अभिव्यक्ति किस रूप में हुई, तो पद्य में। चिंतन की सामान्य अभिव्यक्ति किस रूप में हुई, ऑप्शन है पद्य, गद्य, सूत्र और छंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गद्य में। ठीक है, चिंतन जो है वह गद्य में अभिव्यक्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य और पद्य की विभाजक रेखा क्या है। ऑप्शन है भाषा की सरलता, ऑप्शन बी भाव की गहनता, ऑप्शन सी छंदबद्धता, ऑप्शन डी विचार क्रम। तो संस्कृत साहित्य में गद्य और पद्य की विभाजक रेखा क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, छंदबद्धता, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत साहित्य में गद्य पद्य की विभाजक रेखा क्या है, छंदबद्धता। ये सारे प्रश्न रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक हिंदी गद्य का साहित्य है उसके पहले वाले सेक्शन यानी हिंदी का गद्य पद्य साहित्य जो है उससे ये प्रश्न बने हैं। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
साहित्य दर्पणकार के अनुसार गद्य की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए छंदयुक्त शब्दार्थ योजना, ऑप्शन बी भावप्रवण भाषा, ऑप्शन सी छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना, ऑप्शन डी तर्क प्रधान काव्य। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य दर्पणकार के अनुसार गद्य की परिभाषा क्या है? गद्य की परिभाषा है छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। साहित्य दर्पणकार कौन है? विश्वनाथ, जो आचार्य विश्वनाथ है वो हैं साहित्य दर्पण के रचनाकार। ठीक है, इससे संबंधित जो पुस्तक में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी मैंने इसमें शामिल किए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ की कृति है, इसके अंतर्गत एक जो छंद है इससे संबंधित जो अभी हमने पढ़ा कि जो गद्य की जो परिभाषा है वो क्या है? छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना, जिसे वृत्त गंधोचित कहा गया है। इसका अर्थ क्या हो गया? छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना। वो पद देख लेते हैं। पद है वृत्त गंधोचितम गद्यम मुक्तकम वृत्त गंधी च भवदेदु कलिका प्रायम चूर्णकम च चतुर्विधम आद्यम समास रहितम वृत्त भागयुतम परम अन्यत दीर्घ समास साधटम तुर्यम चाल्प समासकम। तो ये जो पद है ये साहित्य दर्पण से उद्धृत है और इसके जो रचनाकार है वो विश्वनाथ है। इसमें जो ये इस पद में बताया गया है कि जो गद्य है वो क्या है? समास यानी छंदबद्ध रहित शब्दार्थ योजना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गद्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। यानी गद्य के कितने प्रकार बताए गए हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक में जो हिंदी गद्य पद्य की स्थिति वाला जो शीर्षक है उससे हम ये प्रश्न कर रहे हैं और इन प्रश्नों को जो MCQs फॉर्मेट में बनाए गए हैं वो उसी सेक्शन से हैं। ठीक है, तो गद्य पद्य के कितने प्रकार बताए गए हैं जब आप पुस्तक में देखेंगे तो इन चारों प्रकारों को, यानी इसका जो सही उत्तर होगा पहले हम वो जान लेते हैं। टोटल 4 प्रकार हैं। ठीक है, गद्य के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं और इन चारों प्रकारों के नाम भी उसमें दिए गए हैं। तो हम पहले नाम देख लेते हैं। तो गद्य के 4 प्रकार जो हैं वह क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। हमारा प्रश्न था गद्य के कितने प्रकार हैं। तो पहला है मुक्तक, दूसरा है वृत्तगंधी, तीसरा है उत्कलिका प्राय और चौथा है चूर्णक। विश्वनाथ त्रिपाठी की जो आचार्य विश्वनाथ की जो हमने अभी जो रचना देखी साहित्य दर्पण, उसमें जो पद दिया गया था उसके भीतर हमने देखा था जो मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक, ये 4 जो हैं उसमें प्रयुक्त हुए थे ये शब्द। देखिए आप यहाँ देखिए, है ना, अगर हम देखें इसको तो मुक्तक है, वृत्तगंधी है, चूर्णक है और कलिका प्राय। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार हैं गद्य के वो साहित्य दर्पण कार विश्वनाथ त्रिपाठी आचार्य विश्वनाथ, ठीक है, मैं बार बार विश्वनाथ त्रिपाठी कर रही हूँ, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। ठीक है, तो ये गद्य के 4 प्रकार हमने जान लिए और ये 4 प्रकार है मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। ठीक है, किनके अनुसार है? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। पुस्तक कौन सी है? साहित्य दर्पण। ठीक है, आधार जो है जहाँ से लिया गया है ये। प्रश्न अगला देखते हैं हम, मुक्तक गद्य बंध की विशेषता क्या है? पहला है लंबे लंबे समस्त पद होते हैं इसमें, दूसरा है असमस्त पदों में रचना, तीसरा है बीच बीच में वृत्तों की गंध और चौथा है छोटे छोटे समस्त पद। ठीक है, तो प्रश्न है मुक्तक गद्य बंध की विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तक गद्य बंध की विशेषता है असमस्त पदों में रचना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्कलिका प्राय गद्यबंध किस प्रकार लिखा जाता है? ठीक है, अभी हमने 4 प्रकार देखे थे। 4 प्रकार में हमने देखा था वृत्तगंधी, चूर्णक, वृत्तगंधी, मुक्तक और उत्कलिका प्राय। अब इससे संबंधित जो है वो प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा मुक्तक है ना, गद्यबंध का एक प्रकार क्या हो गया? मुक्तक। तो मुक्तक से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुक्तक की विशेषता क्या है? तो इस मुक्तक की विशेषता क्या है कि यह असमस्त पदों में रचा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न होंगे वो वृत्तगंधी से संबंधित होंगे, उत्कलिका प्राय से होगा और चूर्णक से होगा। अभी जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो क्या है? उत्कलिका प्राय से है।
तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उत्कलिका प्राय गद्य बंध किस प्रकार लिखा जाता है। पहला है छोटे छोटे समस्त पद होते हैं, दूसरा है असमस्त पद होते हैं, तीसरा है बीच बीच में वृत्तों की गंध सहित होती हैं, और डी जो है वह लंबे लंबे समस्त पद होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो उत्कलिका प्राय गद्य बंध है, यानी गद्य के टोटल 4 प्रकार हैं, वृत्तगंधी है, चूर्णक है और मुक्तक है और उत्कलिका प्राय है। तो उत्कलिका प्राय जो है यह किस में लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है, इसमें लंबे लंबे समस्त पद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लंबे लंबे समस्त पदों में जो गद्यबंध लिखा जाता है उसे क्या कहा जाएगा, उत्कलिका प्राय। और जो मुक्तक है वह असमस्त पदों में रचा जाता है। तो 2 प्रकार का आपको पता चल गया कि उसकी विशेषता क्या है। अगला जो 2 प्रकार है वो हम देख लेते हैं। उसे यहाँ हमने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो जो वृत्तगंधी है, वृत्तगंधी गद्यबंध में बीच बीच में वृत्तों की गंध आ जाती है। तो वृत्तगंधी से ही हमको पता चल जाएगा क्या, कि बीच बीच में वृत्तों की जब गंध है तो वृत्तगंधी हो जाएगा। चूर्णक वाला जो प्रकार है वह क्या है, छोटे छोटे समस्त पद होते हैं। ठीक है, तो चूर्णक हो गया छोटे छोटे समस्त पद, वृत्तगंधी हो गया बीच में वृत्तों की गंध आएगी, उत्कलिका प्राय में क्या हो जाएगा, लंबे लंबे समस्त पद, और जो हमारा चौथा जो है वो मुक्तक जो है वह असमस्त पदों की रचना होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जान लिया कि 4 प्रकार कौन कौन से हैं गद्य के और उन चारों प्रकार की विशेषता क्या है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसी सेक्शन से है, यानी अगर प्रश्नों का जो क्रम है अगर वो बदल रहा है तो सेक्शन वही है। हिंदी गद्य पद्य की स्थिति जो है खंड 1 से खंड क से वही हम उसी से हम प्रश्न भी कर रहे हैं। ठीक है, मानवता के इतिहास, तो इस प्रश्न का आंसर आपके सामने है, लेकिन फिर भी हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। मानवता के इतिहास के प्रथम चरण में प्रमुख रूप से किसका प्राधान्य रहा है। ऑप्शन ए है तर्क और चिंतन, ऑप्शन बी है संवेदनात्मक राग मूलक वृत्तियाँ, ऑप्शन सी है जटिल जीवन दर्शन, और ऑप्शन डी है विज्ञान और तकनीक। तो मानवता के इतिहास के प्रथम चरण में प्रमुख रूप से किसका प्राधान्य रहा था, संवेदनात्मक और राग मूलक प्रवृत्तियों का। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव के इतिहास के प्रथम चरण में प्रमुख रूप से किसका प्राधान्य रहा, संवेदनात्मक और राग मूलक वृत्तियों का प्राधान्य रहा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्य का संबंध मुख्यतः किन तत्वों से। अभी तो हमने गद्य देखा, गंध का प्रकार देखा, ठीक है, और उसकी विशेषताएं देखी। अब हम पद्य के संबंध में जानते हैं कि पद्य का संबंध मुख्यतः किन तत्वों से है। ऑप्शन ए है विचार तर्क चिंतन, ऑप्शन बी है संवेदना राग कल्पना, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और व्यवहारिक जीवन, और ऑप्शन डी है विज्ञान और राजनीति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जो पद्य का संबंध है वह मुख्यतः 3 तत्वों से बना है, संवेदना राग और कल्पना। ठीक है, जब विचार और तर्क और चिंतन की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो गद्य से संबंधित होगा। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अनुभूति का जो संबंध होता है वह पद्य से होता है, और चिंतन या विचार का जो संबंध होता है वह किससे होता है, गद्य से होता है। तो यहाँ पे पद्य का संबंध किससे हो जाएगा, संवेदना राग और कल्पना से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य का संबंध किससे माना जाता है। ठीक है, अभी आ गया प्रश्न, पद्य का संबंध हमने देखा, अभी गद्य का संबंध पूछा जा रहा है। गद्य का संबंध किससे माना गया है। पहला ऑप्शन है हृदय भाव और कल्पना से, दूसरा है विचार तर्क और प्रत्यक्ष जगत से, तीसरा है संगीत चित्र और सौंदर्य से, और ऑप्शन डी है केवल दर्शन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विचार तर्क और प्रत्यक्ष जगत या फिर चिंतन से। ठीक है, तो ये जो इसका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गद्य का संबंध किससे माना गया, विचार तर्क और प्रत्यक्ष जगत से। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हिंदी का मुक्त छंद किस भविष्य की संभावना का सूचक माना गया है। ऑप्शन है गद्य और पद्य का स्थायी विरोध, बी है केवल गद्य का प्रभुत्व, सी है गद्य और पद्य का एकाकार होना, डी है केवल पद्य का प्रभाव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हिंदी का मुक्त छंद किस भविष्य की संभावना का सूचक माना गया है। तो इसका सही उत्तर है गद्य और पद्य का एकाकार होना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी का मुक्त छंद किस भविष्य की संभावना का सूचक माना गया है। तो जब हिंदी का मुक्त छंद है उसमें गद्य और पद्य का क्या हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यिक हिंदी का क्रमबद्ध इतिहास कब से प्राप्त होता है। पहला है 10वीं शताब्दी से, दूसरा है 14वीं शताब्दी से, तीसरा है 19वीं शताब्दी से, और चौथा है 20वीं शताब्दी से।
तो साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कब से प्राप्त होता है। तो चूंकि ये हिंदी का गद्य साहित्य है तो हम इसमें गद्य की स्थितियों को देखने वाले हैं, चाहे वो आदिकालीन साहित्य का हो चाहे वो भक्तिकालीन साहित्य का हो, उन सभी में हमें गद्य की जितनी रचनाएं हैं उनके इतिहास को समझना है, जानना है और उनकी भाषाओं पर भी विचार करना है। ठीक है, तो प्रश्न उसी से संबंधित है। 5वां वाला जो प्रश्न है वह पूछा जा रहा है, साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कब से प्राप्त होता है। ऑप्शन 10वीं शताब्दी से, दूसरा है 14वीं शताब्दी से, तीसरा है 19वीं शताब्दी से और चौथा है 20वीं शताब्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो 19वीं शताब्दी से। तो 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य के गद्य का क्रमबद्ध इतिहास हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 3 प्राचीन हिंदी गद्य परंपराओं में कौन सा स्वरूप सर्वप्रथम माना जाता है। तो प्रश्न क्या है, 3 प्राचीन हिंदी गद्य परंपराओं में कौन सा रूप सर्वप्रथम माना जाता है। पहला है ब्रजभाषा गद्य, दूसरा है खड़ी बोली गद्य, तीसरा है राजस्थानी गद्य, चौथा है अवधी गद्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो गद्य परंपरा हमें प्रारंभ देखने को मिलती है वह राजस्थानी गद्य से मिलती है। ठीक है, उसके बाद ही अन्य भाषाओं में हमें फिर उस तरीके के जो गद्य के जो नमूने हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक दौर में अगर हम गद्य की बात करें तो वो राजस्थानी भाषा में जो है वो गद्य हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग कब से माना जाता है। ऑप्शन है संवत 1000, ऑप्शन बी संवत 1200, ऑप्शन सी संवत 1400 और ऑप्शन डी संवत 1600। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संवत 1400 से हमको ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग मिलता है। ठीक है, संवत 1400 से। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की परंपरा किस ग्रंथ से प्रारंभ मानी जाती है। पहला है अमीर खुसरो की कविताएं, दूसरा है भाषा योग वशिष्ठ, तीसरा है गोविंद स्वामी का हठयोग और तुलसी का रामचरितमानस। तो खड़ी बोली गद्य की परंपरा किस ग्रंथ से प्रारंभ मानी जाती है। इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित जो भाषा योग वशिष्ठ है, इससे खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात मिलता है। ठीक है, और अगर हम भाषा के विषय में बात करें तो भाषा क्या है, राजस्थानी गद्य से हमें इसका प्रारंभ मिलता है और ब्रजभाषा का अगर समय पूछा जाए तो वह संवत 1400 है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ से खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात होता है। अगला जो प्रश्न है वो भाषा योग वशिष्ठ किस वर्ष लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है 1641, 1741, 1841 और 1941। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1741। अब इसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम उसे देख लेते हैं। तो इसके विषय में जो जानकारी दी गई है वह है कि 1741 ईस्वी में पटियाला के राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई कि इसके जो रचनाकार हैं वो राम प्रसाद निरंजनी है। प्रकाशन वर्ष क्या है इस कृति का, वो 1741 ईस्वी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको पता है वो क्या है कि जो राम प्रसाद निरंजनी हैं वो पटियाला के हैं। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड है वह श्री गोविंद नाथ राजगुरु ने अपनी खोज के आधार पर इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है। ठीक है, अगर हम इसे देखें, एक मिनट इसे यहाँ नीचे गए थे। तो श्री गोविंद नाथ राजगुरु ने अपनी खोज के आधार पर इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया। कौन सी ग्रंथ, भाषा योग वशिष्ठ। यानी जब अन्य रचनाकार इसे खड़ी बोली गद्य के सूत्रपात के रूप में देख रहे हैं कि यानी कि जो कृति है इससे खड़ी बोली गद्य की शुरुआत हुई है, वहीं गोविंद नाथ राजगुरु ने खोज की और उन्होंने ये माना कि जो इसकी जो प्रामाणिकता है वह संदिग्ध है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ठीक है, ये जो चीज़ है ये थोड़ा अगर जानना चाहें तो जो गुरुमुखी लिपि जो है, गुरुमुखी लिपि में हिंदी गद्य ये पुस्तक है और इस पुस्तक में जो जैसे रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में जो आधार लिया गया है वो इन पुस्तकों को लिया गया है। ठीक है, तो इसी पुस्तक में यही लिखा हुआ है श्री गोविंद राजगुरु ने अपनी खोज के आधार पर इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है। ठीक है, तो इसे भी मैंने शामिल किया था, लेकिन अगर आपको सिर्फ जानना है कि ये किस पुस्तक में है तो गुरुमुखी लिपि
में हिंदी गद्य इस पुस्तक में है, लेकिन जो इसको शामिल किया गया है वो गद्य के इतिहास वाली जो पुस्तक है रामचंद्र तिवारी का, इसमें भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, इस तथ्य को। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी से पूर्व उपलब्ध हिंदी गद्य रूप किस कारण अशक्त माने गए? पहला है उनमें भावनाएं नहीं थी, दूसरा है वे केवल संस्कृत निष्ठ थे, ऑप्शन तीसरा जो है वह उनमें जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित प्रौढ़ विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी, ऑप्शन डी वे केवल धार्मिक थे। तो 19वीं शताब्दी से पूर्व का जो गद्य था उसमें क्या कुछ कमियां रह गई थी, उसके विषय में यहाँ पे प्रश्न है। तो अगर हम प्रश्नों को देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उनमें जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित प्रौढ़ विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी। ठीक है, तो समस्याओं का उसमें समावेश नहीं था, मुख्यतः ये चीज़ है। गद्य तो लिखे जा रहे थे लेकिन कथानक के रूप में ही, और कपोल कल्पित जो रचनाएं हैं या फिर कह सकते हैं या क्या अतिशोक्तिपूर्ण जो रचनाएं थी उसमें वो ज़्यादा उसको विस्तार मिला था। ठीक है, तो जो जीवन की व्यवहारिक समस्याएं हैं उसका अभाव हमको 19वीं शताब्दी से पूर्व की जो गद्य की कृति थी उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो हम उसको देखने से पहले ये जान लेते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की जो भूमिका है ये लिखी है किसने? लक्ष्मी सागर वर्ष ने। ठीक है, तो ये एक फैक्ट के रूप में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये भी पुस्तक का ही अंश है और ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो भूमिका है अगर पूछा जाए ये किसकी रचना है तो हमें क्या आंसर करना है? लक्ष्मी सागर वर्ष ने। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के ध्वंसावशेषों से निकलकर जब हिंदी साहित्य ने अपना स्वरूप निर्माण प्रारंभ किया तब उसे मुख्यतः किसका आश्रय मिला? ठीक है, तो जब अपभ्रंश से निकलकर हिंदी साहित्य का विस्तार हुआ तो उसमें वह यानी उनकी रचनाओं में यानी गद्य की जो जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें क्या कुछ प्रमुख था? पहला है मुस्लिम इतिहासकारों का प्राधान्य रहा, बी है ब्राह्मण आचार्यों का प्राधान्य रहा, ऑप्शन सी है बौद्ध सिद्धों और जैन आचार्यों का प्राधान्य रहा, या फिर डी चारण कवियों का प्राधान्य रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के ध्वंसावशेषों से निकलकर जब हिंदी साहित्य ने अपना स्वरूप निर्माण प्रारंभ किया तब उसे मुख्यतः किसका आश्रय मिला था? तो अपभ्रंश से निकलने के बाद जब हिंदी का विस्तार हुआ तो वह सिद्धों और जैनों के साहित्य में हमको दिखाई दिया, यानी उसके विस्तार जो है उसका जो विस्तार हुआ है वह सिद्धों और जैन आचार्यों के साहित्य में हमको जो वो विस्तार है वो देखने को मिला हिंदी के गद्य रूप का। ठीक है, इसका अगर हम थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लें तो ये है कि बौद्ध सिद्ध जो हैं उनका जो समय है वो 700 से 1143 ईस्वी तक माना गया है, और जैन आचार्यों का जो समय है वह 932 से 1143 तक माना गया है। ठीक है, तो अपभ्रंश से निकलकर जो हिंदी का विस्तार हुआ है वो किन के कारणों से हुआ है? सिद्धों और जैन आचार्यों के कारण हुआ है। ठीक है, और इनका समय दे रखा है, तो ये जो समय है वो भी रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य इसी के आधार पे है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, बौद्ध सिद्धों और जैन आचार्यों की साहित्यिक रचनाओं में मुख्यतः किसे महत्व दिया गया है? अब चूंकि जब अपभ्रंश से ही हिंदी गद्य का विकास हुआ, यानी जो गद्य की रचनाओं का जो विकास हुआ, तो वह उसके बाद किसके हाथों में आया, यानी कि उसको आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो बौद्ध सिद्धों और आचार्यों को जाता है, जैन आचार्यों को। अब इनकी रचनाओं में मुख्यतः किसे महत्व दिया गया है ना, ये देखना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है गद्यात्मक विवेचन है, पद्यात्मक अभिव्यक्ति है, वैज्ञानिक लेखन है, या ऐतिहासिक आख्यान है। जब जैनों और सिद्धों के हाथों में जब गद्य साहित्य का जो ये क्रम है ये गया है तो उसमें किसको प्राधान्य देखा गया है या फिर प्रधानता किसे मिली है वो देखते हैं। तो सिद्धों और जैनों का जो गद्य साहित्य है वो पूरी तरीके से क्या है? पद्यात्मक अभिव्यक्ति है, यानी गद्य तो है कहने मात्र के लिए है लेकिन वो पूरी तरीके से पद्यात्मक रूप लिए हुए है। ठीक है, तो ये एक जो विशेषता है वह जैन और सिद्धों के जो गद्य का अगर हम देखें कि उनकी जो विशेषता है वो इस रूप में है कि वह जो गद्य का जो स्वरूप है वहाँ वो पद्यात्मक रूप लिए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है रासो ग्रंथ में मुख्यतः किन 3 तत्वों की अभिव्यंजना की गई है? ठीक है, रासो ग्रंथों में मुख्यतः किन तत्वों की अभिव्यंजना की गई है? पहला है रहस्यवाद और दर्शन, दूसरा है वीरत्व और प्रेम, तीसरा है भक्ति और ज्ञान,
चौथा है लोक कथाएं और नीति। अब दासों ग्रंथ से आप लोग परिचित होंगे, आदिकालीन साहित्य आपने पढ़ा है, तो उसमें जो रचनाएं हैं उसमें किन तत्वों की अभिव्यंजना है वो आप बताएंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वह क्या है, वीरत्व और प्रेम। वीरता यानी वीर रस प्रधान रचनाएं हुई हैं उस काल में, और श्रृंगार रस प्रधान जो प्रेम जो चित्रण है वो हमको दिखाई देता है। तो वीर तत्व और जो प्रेम तत्व है वो हमको इसकी अभिव्यंजना रासो ग्रंथ में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गद्य क्यों प्रौढ़ नहीं हो सका। ठीक है, अब भक्ति काल पूरी तरीके से पद्यमय रचना का जो वो एक काल रहा है, उसमें गद्य क्यों नहीं प्रधान हो पाया या प्रौढ़ नहीं हो पाया, उसका क्या कारण होगा। तो ऑप्शन है, गद्य को कठिन समझा जाता था, इस कारण वो प्रौढ़ नहीं हो पाया। ऑप्शन बी है, भक्ति भाव के आत्मनिवेदन और सगुन लीला गान के लिए यह उपयुक्त नहीं था। ठीक है, यानी गद्य जो का जो रूप है वह किसके लिए उपयुक्त नहीं था, आत्मनिवेदन और सगुन लीला गान के लिए। ऐसा प्रश्न के ऑप्शन से हमें लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, समाज गद्य को मान्यता नहीं देता था, इस कारण जो भक्ति काल में जो है वो पद्यमय रचनाएं हुई। ऑप्शन डी है, अरबी फारसी का दबाव अधिक था। तो क्या प्रमुख कारण हो सकता है कि भक्ति काल में गद्य की जो प्रौढ़ता है वह नहीं हो सकी। तो इसका कारण जो है वह है, तो जिसका महत्वपूर्ण कारण है वह है बी, यानी भक्ति भाव के आत्मनिवेदन और सगुन लीला गान के लिए यह उपयुक्त नहीं था, है ना। तो यानी अगर हम भजन की भी बात करते हैं तो ज़रूरी क्या है, सबसे पहले कि अगर हम जब अपने इष्ट की आराधना कर रहे होते हैं तो उसका माध्यम क्या होता है, एक लय अगर हो किसी चीज़ में, कोई भी रचना में, तो वो ज़्यादा प्रभाव पादक होता है। ठीक है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो लय की जब बात आती है तो वो पूरी तरीके से क्या होगी, पद्य की तरफ उसका झुकाव होगा। तो यही कारण रहा है कि गद्य काल में भक्ति काल में जो है वो गद्य प्रौढ़ नहीं हो सका, क्योंकि भक्ति भाव के आत्मनिवेदन और सगुन लीला गान के लिए वह उपयुक्त नहीं था। ठीक है, हम कौन सा पोर्शन कर रहे हैं, खंड क में गद्य पद्य की स्थितियाँ, और गद्य पद्य की स्थितियों को हम आदिकाल से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि आधुनिक काल के बाद जो है गद्य का विस्तार हुआ है और उसमें परिमार्जन होता गया, संशोधित होती गई, यानी भाषा संशोधित होती गई। लेकिन जब हम इसके रूप को देखते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं, और रामचंद्र तिवारी ने जब पड़ताल किया तो उनको ये मालूम हुआ कि जो गद्य की जो स्थितियाँ हैं वो प्रारंभ से ही बनी हुई है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा रूप हमको आदिकाल से ही दिखाई देता है, और विभिन्न भाषाओं में किस रूप में वह किस तरीके से प्रकट हुआ है उसको इस पुस्तक में समाहित किया। तो जो पहला वाला सेक्शन है हिंदी गद्य की स्थितियाँ, तो वो संपूर्ण काल, यानी कि अगर हम प्रारंभ से देखें तो आदिकाल से लेकर वो रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सब को समाहित कर रहा है। और चूंकि इन सभी रचनाओं में हम देखते हैं कि इन सभी कालों में क्या है, जो पद्य की जो रचना है वो प्रमुख रही हैं, लेकिन उसमें गद्य की क्या स्थितियां थी उसे इसमें दिखाया गया है और उसकी खोज की गई है। तो इसी तरीके से ये प्रश्न बना है। अगला हम देखते हैं, सेक्शन वही है, बस हम इसके प्रश्नों को देखते जाएंगे आगे विस्तार में। अब रीतिकाल की बात आ रही है। ठीक है, तो रीतिकाल के विषय में यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि रीतिकाल में गद्य साहित्य के अप्रौढ़ रहने का मुख्य कारण क्या था। अब तो आपने ये देख लिया कि जो भक्तिकाल था उसमें अप्रौढ़ रहने का क्या कारण रहा था गद्य का, कि जो आत्मनिवेदन के लिए वो क्या था, गद्य जो शैली है वो उपयुक्त नहीं थी, जो गद्य का जो रूप है वह सही नहीं था, इस कारण जो है वो पद्य प्रधान हुआ। अब रीतिकाल की बात हो रही है, तो रीतिकाल में गद्य साहित्य के अप्रौढ़ रहने का मुख्य कारण क्या था। पहला है केवल ऐतिहासिक विषयों पर लेखन हो रहा था। दूसरा है सामंतीय जीवन की रंगीनियाँ और कृत्रिमता, चमत्कार तथा श्रृंगार प्रधान काव्य रहा है ये। तीसरा है ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा है, और चौथा है केवल धार्मिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो रीतिकाल में गद्य साहित्य का अप्रौढ़ रहने का मुख्य कारण क्या था, इसका सही उत्तर होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि जो सामंती जीवन थी ना, रीतिकाल में जो सामंती जीवन था, इसमें रंगीनियाँ, कृत्रिमता और चमत्कार तथा श्रृंगार प्रधान काव्य अधिक लिखे गए। इस कारण क्या हो गया, गद्य साहित्य कहीं ना कहीं अछूता रह गया और वह उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया जिस तरीके से इसमें पद्य की रचनाएं विकसित हुई हैं। ठीक है, तो सामंती जीवन में जो चमत्कार है, कृत्रिमता है, इनको ज़्यादा प्राधान्य दिया गया, और गद्य में इसकी जो संभावनाएं हैं वो कम होती हैं। ठीक है, यानी कृत्रिमता हम गद्य की रचनाओं में या गद्य के स्वरूप में कम पाते हैं, है ना। तो वह पूरी तरीके से किस में हमको दिखाई देता है, पद्यमय रचनाओं में दिखाई देता है। तो ये एक कारण जो है कि चमत्कार प्रधान जो काव्य लिखे गए रीतिकाल में वह पद्य में ही लिखे गए। ठीक है, तो इस कारण उसका अभाव किसमें दिखाई दे रहा है, यानी गद्य साहित्य इस कारण भी विकसित नहीं हो पाया रीतिकालीन साहित्य में या रीतिकाल के समय में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है हिंदी गद्य
साहित्य के विकास के लिए अनुकूल वातावरण किस शताब्दी में आया। ठीक है, अब चूंकि भक्तिकाल, आदिकाल और रीतिकाल हमने देख लिया कि इन सभी में गद्य विकसित नहीं हो पाया, उसका क्या क्या कारण था वो हमने देख लिया। अब प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास के लिए अनुकूल वातावरण किस शताब्दी में आया। पहला है 15वीं शताब्दी, दूसरा है 16वीं शताब्दी, तीसरा है 17वीं शताब्दी, चौथा है 19वीं शताब्दी। तो ये 4 समय दे रखे हैं। तो इन समय में कौन सा ऐसा समय है जिसमें हिंदी गद्य साहित्य के विकास का अनुकूल वातावरण हमें दिखाई देता है। प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 19वीं शताब्दी। इस प्रश्न को हमने पहले भी किया था, ठीक है, कि 19वीं शताब्दी के बाद हम इसको क्या देखते हैं, गद्य का विकसित रूप दिखाई देता है हमें। तो जो अनुकूल वातावरण था वह 19वीं शताब्दी में ही तैयार हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के मतानुसार हिंदी नवजागरण में ब्रिटिश शासन की क्या भूमिका थी। अब हिंदी नवजागरण जो टर्म है वो किससे, अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित हो गया, ये जो पद है वह डॉक्टर रामविलास शर्मा से संबंधित हो गया। और इनके मतानुसार हिंदी नवजागरण में ब्रिटिश शासन की क्या भूमिका थी, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है पूर्णतः प्रगतिशील थी, यानी हिंदी नवजागरण जो थी वो ब्रिटिश शासन में पूर्णतः प्रगतिशील थी और पूर्णतः अवरोधक थी। प्रगतिशील भूमिका अस्वीकार की गई इस दौरान, या फिर यह उदासीन थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो रामविलास शर्मा के मतानुसार हिंदी नवजागरण में ब्रिटिश शासन की भूमिका क्या थी कि इस दौरान जो हिंदी नवजागरण की प्रगतिशील भूमिका थी वह पूरी तरीके से अस्वीकार कर दी गई थी। ठीक है, हिंदी नवजागरण की जो प्रगतिशील भूमिका थी वह ब्रिटिश शासन में क्या कर दी गई थी, पूरी तरीके से अस्वीकार कर गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं हम। एक मिनट से कर देते हैं। तो प्रगतिशील भूमिका क्या हो गई, अस्वीकार कर दी गई। भक्ति काल का लोक जागरण मुगल शासन के अंतिम चरण में बिखर चुका था। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है वो इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। तो भक्ति काल का जो लोक जागरण था वह किसके शासन के मुगल शासन के अंतिम चरण में बिखर चुका था और ब्रिटिश शासन से टकराने से ही जागरण को नई चेतना उत्पन्न हुई। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जो भक्ति काल का जो लोक जागरण था वह मुगल शासन के अंतिम चरण में बिखर चुका था और ब्रिटिश शासन से टकराने पर वो क्या हुआ, उसमें नवीन चेतना जागृत हुई। ठीक है, जागरण का काल वही था, लेकिन नवजागरण उसे इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश शासन में आकर के उसको नई तेज मिली या नई रफ्तार मिली, या कह सकते हैं उसको विकास मिला उसमें उस दौरान। अगला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका समय है 1813 से 23, की नीतियों का विरोध करते हुए बंगाल की जनता को जगाया था। अब हिंदी नवजागरण में इन जो अगर हम देखें बिंदुओं का क्या रोल रहा है या इसकी क्या भूमिका रही है, तो पहली चीज़ क्या होगी कि भक्ति काल का जो लोक जागरण था वह मुगल शासन के अंतिम चरण में क्या होगा, तो पूरी तरीके से बिखर चुका था, अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन का दौर शुरू होता है तो जो नवजागरण है उसको नवीन चेतना मिलती है और इस कारण वो क्या होता है, अपनी प्रगतिशील भूमिका फिर निभाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो रामविलास शर्मा के अनुसार क्या कह रहे हैं कि उसमें उस तरीके से वो भूमिका निखर कर सामने नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर भी उसके लिए अवरोध जो हैं वो उत्पन्न कर दिए गए थे। जो अगला पॉइंट है वो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड हेस्टिंग की नीतियों का विरोध करते हुए, यानी बंगाल में लॉर्ड हेस्टिंग की नीतियां जो हैं वो पूरी तरीके से दबाव बना रही थी, उनका विरोध करते हुए वो राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, वहाँ की जनता को जागरूक करते हैं। तो ये भी एक नवजागरण का तत्व है जो हमको बंगाल में दिखाई देता है। तो ये जो प्रश्न है वो हमारा हिंदी गद्य पद्य की स्थिति से समाप्त हो गया। अगला जो प्रश्न है वो, अगला जो सेक्शन है वो आदिकालीन हिंदी गद्य से संबंधित है और गद्य की जो ये सेक्शन है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। तो एक मिनट है, हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, ये वाला जो खंड है ये खंड क है, इसके अंतर्गत 19 शीर्षक हैं साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। तो ये वाला जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला जो हम वीडियो में देखने वाले हैं वह आदिकालीन हिंदी गद्य से संबंधित रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं।